क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है। ध्यान में ही ज्ञान है। जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। थोड़ा ध्यान थोड़ा ज्ञान, ज़्यादा ध्यान ज़्यादा ज्ञान, क्योंकि ध्यान में ही ज्ञान है। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILC से अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। ठीक है, साथ ही AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th 11th डिप्लोमा इंजीनियरिंग, BSc नर्सिंग, CET CUET वगैरह वगैरह की तैयारी होती है। तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ऑनलाइन अगर आप घर बैठ के चाहते हैं कि अलीगढ़ के एक्सपीरियंस टीचर से अपने आप को तैयार करें, तो आप ऑनलाइन मोड पे जुड़ सकते हैं। वो लोग जो लोग अलीगढ़ नहीं आ सकते वो तो ऑनलाइन पे जुड़ ही सकते हैं। ठीक है, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम लोग AMU जामिया दूसरे यूनिवर्सिटी के जो भी इंफॉर्मेशन एडमिशन से रिगार्डेड आते रहते हैं, हम लोग अपडेट करते रहते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपको पता नहीं होता, आप किसी के चैनल को सब्सक्राइब किए हुए नहीं थे, तो आपको पता भी नहीं चलता लास्ट डेट कब निकल गया, कब टेस्ट हो गया, कब फॉर्म आया, कब गया। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप बाद में जब लास्ट डेट निकल जाता है तो आपको खबर करते हैं, पूछते हैं कि भाई लास्ट डेट फॉर्म कब आएगा, क्या होगा। पता ही यहाँ चला कि यहाँ तो फॉर्म वॉर्म भर के लास्ट डेट कब का निकल चुका है, फिर आपका साल चला जाता है। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो कोई खर्चा तो है नहीं कि आपको घर से कुछ जा रहा है। हाँ, लेकिन आप अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। यूनिवर्सिटी के सारे इन्फॉर्मेशन आपको ऑटोमेटिकली आते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, तो ये मैं एक क्वेश्चन लिखा हमने, इसे मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ क्या है ये। 2 point masses of 2 kg and 10 kg are connected by a weightless rod of length 1.2 meter. Calculate the moment of inertia of the system about an axis passing through the center of mass and perpendicular to the system. ठीक है, ये था सवाल। क्या दे रखा है? 2 point masses है, एक तो 2 kg का है, एक 10 kg का है, और एक रॉड है जो वेटलेस है, उसका लेंथ है 1.2 मीटर। वो एक तरफ 2 kg का मास है, दूसरी तरफ 10 kg का मास है। तो सबसे पहले ये बताना है कि उस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास कहाँ है, और उसके बाद ये बताना है कि उस जहाँ पे सेंटर ऑफ मास है उस एक्सिस के अलोंग अगर रॉड को रोटेट किया जाए, दोनों मास को बांध के, दोनों एंड पे बांध के अगर रोटेट किया जाए, तो उन दोनों मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। ठीक, मैं सवाल समझ में आ गया। मैं जरा सा फिगर से समझाता हूँ, बना के बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक हमारा ये रॉड है, ठीक है, ये हमारा 2 kg का मास है, ये 2 kg का मास है, और ये हमारा एक थोड़ा बड़ा सा है, ये 10 kg का मास है ये। ठीक है, 10 kg का मास है ये, 10 kg का मास है। ये एक वेटलेस रॉड है। अब इसका जो लेंथ है, इसका जो लेंथ है 1.2 मीटर है। अब इस रॉड का, इस 2 पार्टिकल सिस्टम का मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास कहाँ है। सबसे पहले तो ये बताना कि सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास तो हमने बताया है, पूरा लेक्चर कराया था। सेंटर ऑफ मास, द पॉइंट inside outside of a body where it is considered that whole mass of the body is concentrated. Once the center of mass is balanced, whole body is balanced. यानी एक ऐसा पॉइंट होता है सेंटर ऑफ मास बॉडी के इनसाइड आउटसाइड, जहाँ पे ये हम लोग मानते हैं कि टोटल मास कंसंट्रेट करता है। अब अगर सेंटर ऑफ मास को अगर हम लोग बैलेंस कर दें तो पूरे बॉडी बैलेंस हो जाएगी। ये हमारा सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट होता है। तो अब इसमें जो है, जैसे एक मास ही है, तो यहाँ पे अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास अपने, जैसे मान लो एक रॉड है ऐसे ही, तो यहाँ पे रख के बैलेंस करेंगे, यहाँ रख के बैलेंस करेंगे, यहाँ पे रख के बैलेंस करेंगे। जहाँ पे रखने के बाद ये बैलेंस हो जाए, यानी दोनों रुक जाएगा, इसको वही सेंटर ऑफ मास कहलाता है वो। ठीक है, सेंटर ऑफ मास जो है वो उससे करीब होगा जिसका मास ज़्यादा होगा। सेंटर ऑफ मास उस मास के करीब होगा जिसका मास ज़्यादा होगा, और उस मास से दूर होगा जिसका मास कम होगा। जैसे यहाँ पे देखिए,
ये देखिए 2 kg का है, ये 10 kg का है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? जो 10 kg का मास है उसके करीब होगा और 2 kg के मास से दूर होगा। जैसे हम लोग ऐसे तराजू लेते हैं ना, तराजू बैलेंस करते हैं हम लोग, तो जिधर वेट ज़्यादा होगा उधर वो झुका रहेगा। तो दोनों तरफ बराबर करने के लिए दोनों तरफ हम लोग, एक तरफ मास है एक तरफ बाट है, डाल के बराबर करते हैं, ठीक है ना, दोनों तरफ बराबर करते हैं। तो इसमें क्या है कि इसको आगे पीछे हम लोग करके ऐसे करके एक सेंटर ऑफ मास सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट मतलब सेंटर ऑफ मास को सर्च करते हैं और फिर उसको बैलेंस करते हैं। तो क्या देखा गया ये कि जहाँ पे जब जिधर जिसका मास ज़्यादा होता है उसके करीब होता है सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? ये ज़्यादा मास जहाँ पे है तो इसके करीब हो सकता है, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास हो सकता है, क्योंकि जिसका मास ज़्यादा उसके करीब होता है, जिसका मास कम होता है उससे दूर होता है, ठीक। ये टोटल लेंथ जो दे रखा है ये रॉड का 1.2 है। तो हम लोग सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं ये पॉइंट है, इसको हम लोग ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं और इसको पी ले लेते हैं, सेंटर ऑफ मास को सीएम ले लेते हैं। और इससे मान लो ये एक्स डिस्टेंस पे है, यहाँ से m1 मास से इसको m1 ले लेते हैं, इसको m2 ले लेते हैं, ठीक है। m1 मास से x डिस्टेंस पे है और सेंटर ऑफ मास, और m2 मास से 1.2 माइनस x डिस्टेंस पे है, ये यहाँ से यहाँ तक का है, ठीक है। कितनी बात सुन में ये समझ बात आ रही है? यानी m1 मास से हम लोगों ने मान लिया कि ये सेंटर ऑफ मास x डिस्टेंस पे है और m2 मास से ये 1.2 टोटल लेंथ था, उसमें से x माइनस का, तो इससे इतना डिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर? इतनी बात समझ में आ रही है? सेंटर ऑफ मास का जो निकालने का जो फॉर्मूला था, जो जहाँ पे सेंटर ऑफ मास होता है वहाँ से जब बैलेंस कर देते हैं तो मास इंटू डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा, इधर का जो नेक्स्ट मास है, मास इंटू डिस्टेंस, ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं, दोनों तरफ से बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। कितनी बात सुन में? तो इसका क्या बताया, सोल्यूशन में करके दिखाता हूं, इसमें सोल्यूशन में कर रहा हूं। द बॉडी इज बैलेंस्ड with respect to center of mass, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में बॉडी जो है ना बैलेंस हो जाता है। सो m1x इज इक्वल टू m2 r माइनस x, ठीक है ना। ये मास तो इसका है, इसका डिस्टेंस है, और ये जहाँ पे भी लेंथ ऑफ द रॉड है r, और ये सेंटर ऑफ मास जहाँ पे है उसको ले लिया। यहाँ पे हम लोग लेते हैं m1 का वैल्यू 2, ये x है, और ये आगे m2 का वैल्यू 10 है, और ये r का जो वैल्यू है लेंथ ऑफ द रॉड 1.2 माइनस x, ठीक है। यहाँ पे आ गया ये 2x है और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 और ये माइनस 10x आ जाएगा ये, ठीक है। कितनी बात समझ में आई? आगे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग 10 को इधर लाते हैं, 12 वहीं रहने देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 10x इज इक्वल टू 12, 12x इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू 1, यानी 1 मीटर पे, ठीक है, 1 मीटर पे सेंटर ऑफ मास है। किसकी वजह से, किधर से? m1 के साइड से। अब देखिए ये 1.2 तो उसका टोटल लेंथ ही है, इसका टोटल लेंथ कितना? 1.2, और सेंटर ऑफ मास कहाँ हो रहा है? m1 के रिस्पेक्ट में 1 मीटर पे। तो यहाँ पे ये पॉइंट को हम लोग लिखते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रॉड इज 1 मीटर फ्रॉम m1, ठीक है ना। m1 से 1 मीटर के डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास लोकेट कर रहा है ये। कितनी बात समझ में आई? ये इसे नोट कर ले हम लोग, ठीक है। ऊपर से मैं क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूं आगे बताने के लिए। 2 से कितना हो जाएगा ये? सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m2 is equal to 1.2 minus x, 1.2 1.2 minus 1 is equal to 0.2 मीटर,
यहाँ से 0.2 मीटर के डिस्टेंस पे है सेंटर ऑफ मास, और इससे 1 मीटर के डिस्टेंस पे। हमने बताया था कि जो सेंटर ऑफ मास होता है स्मॉल मास से दूर होता है और लार्जर मास से करीब होता है। तो ये लार्जर मास है 10 kg है तो इसके करीब है सेंटर ऑफ मास, ये छोटा मास है तो इससे दूर है। अब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ m1। अब अगर इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग रोटेट करते हैं, ऐसे रोटेट करते हैं, तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ inertia of m1 with respect to center of mass, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो यहाँ पे होता है m1 x स्क्वायर, ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास निकालने का जो तरीका है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस एक्सिस से अगर रोटेट कर रहे हैं तो इसका मास कितना है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो मास है m1 और डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे m1 कितना है, 2 kg का है, और ये 1 जो है x का वैल्यू है 1, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर कर दिया, तो ये 2 × 1 ये आ जाएगा 2 kg मीटर स्क्वायर। ये हमारा दे रखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ m1। ऐसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ m2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास के, तो क्या होगा, m2 1 - 1.2 - 1 होल स्क्वायर, ठीक है। हम लोग 0.2 भी ले सकते हैं, डायरेक्ट 0.2 भी ले सकते हैं, लेकिन हमने इसके हिसाब से रख दिया ये 1.2 - x। तो ये m1 कितना है, 10 है, और ये कितना आ जाएगा, 0.2 का स्क्वायर आ जाएगा। ये 0.2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 0.04 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 10 × 0.04, तो ये आ जाएगा हमारा 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4 kg मीटर स्क्वायर। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना आएगा 0.4, ठीक, kg मीटर स्क्वायर, उसका है 2 kg मीटर स्क्वायर। कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया, आ रहा है सब समझ में। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक अलग चीज़ है, सेंटर ऑफ मास के लिए ये फॉर्मूला हम लोग को याद रखना पड़ेगा। ये सेंटर ऑफ मास निकालने के 2 पार्टिकल सिस्टम में, ठीक है, 2 पार्टिकल सिस्टम में सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला ये होगा। नोट कर लीजिए इसको, मैं आगे बताता हूँ। यहाँ पे ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, m1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 kg मीटर स्क्वायर हो गया। सेकेंड वाले बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 0.4 kg मीटर स्क्वायर हो गया। अब इस पूरे 2 पार्टिकल सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये तो मास वाइज हो गया, m1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना हो गया, m2 का इतना हो गया, लेकिन पूरे 2 पार्टिकल सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम, total moment of inertia of 2 particle system is equal to 2.0 plus 0.4 kg मीटर स्क्वायर, और इसको हम ऐसे लिख सकते 2.4 kg मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया पूरे 2 पार्टिकल सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये इंडिविजुअल था, m1 का ये था हमारा, ठीक है, m2 का ये 0.4 था, और ये टोटल आ गया। कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया, आ रहा समझ में, इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, सेंटर ऑफ मास का ये फॉर्मूला है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो अलग अलग बॉडी का अलग अलग तरीका से, लेकिन जनरल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एक पार्टिकल सिस्टम का, वो है मास इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कितनी बात समझ में, नोट कर लीजिए। मैं अगला क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, ये अगला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है, ये मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर बताता हूँ क्या है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ गायरेशन ऑफ अ सर्कुलर रिंग and a disk of the same radius about the axis passing through their center and perpendicular to their plane। क्या बताए, एक रिंग है और एक डिस्क है,
उन दोनों के सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर एक्सिस पे उसको रोटेट कर रहे हैं हम लोग, तो उसका जो रेडियस ऑफ गायरेशन होगा उन दोनों का, उनका रेशियो क्या होगा? रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ रिंग एंड डिस्क निकालना है। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको फिगर से अगर बना के देखते हैं, अगर तो ये हमारा एक रिंग आ जाएगा, ठीक, ये रिंग आ गया और इसी रेडियस का एक हमारा डिस्क आ गया, ये तो ये हमारा डिस्क है और ये हमारा रिंग है, ये रिंग है, दोनों का रेडियस सेम है और इनका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस तरह से है, इसके रेस्पेक्ट में इसको रोटेट कर रहे हैं हम लोग इस तरह से। ठीक, तो इनका रेडियस ऑफ गायरेशन का क्या रेशियो होगा? रेडियस ऑफ गायरेशन तो जानते हैं, हम लोगों ने बताया रखा है कि जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किसी पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट में, वो m के स्क्वायर के बराबर होता है, टोटल मास इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास तक का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है हमारा, वो mr² आता है। रिंग का जो मोमेंट ऑफ इस एक्सिस के लोग परपेंडिकुलर एक्सिस के अलाउंग, तो मैं जरा सोल्यूशन करता हूँ इसको, मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग along perpendicular axis is equal to mr²। ठीक है, mr² इसका आएगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क along perpendicular axis, परपेंडिकुलर एक्सिस, इस एक्सिस के अलॉन्ग लेंगे तो डिस्क का जो आता है 1/2 mr² आता है, 1/2 mr² आता है डिस्क का। दोनों का मास सेम है, दोनों का रेडियस सेम है, मास है, दोनों का मास रेडियस सेम है। ठीक है, तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना हमें। अब क्या बताया कि किसी भी बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन जो होता है कैसे निकालते हैं, तो जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास निकालते हैं हम लोग। तो क्या होगा उसका, पहले हम लोग रिंग का निकालते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ रिंग, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ रिंग कैसे निकालेंगे? m² इज इक्वल टू रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr² है, ये m से m कैंसिल हो जाएगा तो k इज इक्वल टू r के बराबर हो जाएगा हमारा, ये k इज इक्वल टू r के बराबर। हम इसको k1 ले लेते हैं, रिंग के लिए k1 ले लेते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन को k1 से दिखा देते हैं, रिंग रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ रिंग k1। अब हम लोग डिस्क का निकालते हैं। ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डिस्क, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्क का m² इज इक्वल टू ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² के बराबर होगा। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियस ऑफ गायरेशन के हिसाब से लेंगे तो ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मगर ये डिस्क का सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में है m², और ये जो हमारा इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इसके बराबर होता है हमारा। तो ये m से m कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे इसको k2 ले लेते हैं, तो k2² इज इक्वल टू r²/2, और k2 जो होगा हमारा r/√2 आ जाएगा। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया, ये हमारा पहला इक्वेशन था ये। ठीक है, अब इन रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो लेना हमें, k1/k2 का रेशियो लेना हमें। ठीक, तो रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ गायरेशन क्या आ जाएगा, k1/k2,
K1 का वैल्यू कितना दे रखा हमारा R, और K2 का वैल्यू कितना दे रखा R/√2। ठीक है, ये √2 को ऊपर रेसिप्रोकल कर देगा तो √2R/R आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और √2/1 हो जाएगा, या फिर √2:1। तो ये आ गया हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो। ये तो मैंने रिंग और डिस्क का करके दिखा रहा हूँ। इसके अलावा वो किसी भी चीज़ का किसी भी एक्सिस के रेस्पेक्ट में पूछा जा सकता है, जैसे डिस्क का है, सिलेंडर का पूछा जा सकता है, स्फीयर का पूछा जा सकता है, एक पर्टिकुलर एक्सिस के रेस्पेक्ट में पूछा जा सकता है। हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है निकाला है, और अलग अलग एक्सिस के हिसाब से निकाला, पूरा वहाँ पे दे रखा है, आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो किसी भी एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकाला है, वो रेडियस ऑफ गायरेशन अगर निकालना चाहते हैं तो ये यही रहता है, m² लेते हैं। बाकी ये जो होता है वैल्यू होता है उसको डाल देते हैं, के से के कैंसिल हो जाता है, बाकी k² दिस वैल्यू आता है और के का वैल्यू आ जाता है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन किसी का भी निकालने को आता है, रॉड का भी आ सकता है। रॉड का जो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन के हिसाब से, जैसे हम लोगों ने रॉड में याद है कि हम लोग लेंथ के हिसाब से अगर लेते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस पे तो ml² होता है। मैं समझा रहा हूँ, ml² होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन अगर हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना चाहेंगे तो mk² लिखा है, ml² ले लेंगे, ठीक है ना। और के को हम लोग एल को के से रिप्लेस करके तो mk² हो जाएगा, और फिर के का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ऐसा रेडियस ऑफ गायरेशन निकालते हैं हम लोग, अलग अलग सब शेप के अलग अलग एक्सिस के हिसाब से अलग अलग वैल्यूज आते हैं, किसी का भी निकाल सकते हैं। ये तो दो एग्जाम्पल के तौर पे हमने करके दिखा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात, रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे निकालते हैं। ये तो खाली दो दिया हुआ, ज़रूरी कि यही सवाल आएगा, किसी का भी आ सकता है। ये तो एक फॉर्मेट दे रखा कि रेडियस ऑफ गायरेशन का भी रेशियो पूछा जा सकता है अलग अलग शेप का। तो अगर आपको याद होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो फिर आपको यूज़ करके आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में बात आ रही है। ये एक सवाल से बहुत सारी बातों को सीखने का मौका है, तो उसको पूरा वाइड रेंज में उसको यूज़ करिए कि अगर उसका पूछा, इस एक्सिस से पूछा, उस एक्सिस से पूछा, तो कैसे यूज़ करेंगे। तो वो उसको ये हम लोग उसी के लिए मैंने ये सवाल कराया है कि आपको ये एक आइडिया लगे कि कैसे निकालना होता है। ठीक है, नोट कर लिए, कोई डाउट तो नहीं, पूछ लीजिए। अगर डाउट है तो फिर मैं अगला क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये दे रखा अगला क्वेश्चन, क्या दे रखा मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ इसे। अ व्हील इज रोटेटिंग एट अ रेट ऑफ 1200 RPM and its kinetic energy is 10 to the power 6 joule. Determine the moment of inertia of the wheel about its axis of rotation. एक व्हील है, एक पहिया है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जब ये रोटेट कर रहा है तब। लेकिन इसका जब रोटेट कर रहा था तो इसका जो रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन पर मिनट 1200 है, 1200 RPM है रोटेशन पर मिनट, यानी एक मिनट में 1200 दफ़ा ये पहिया ऐसे घूम जाता है। तो ज़्यादा मोशन में तो काइनेटिक एनर्जी होगा, तो इसका काइनेटिक एनर्जी जो है 10 to the power 6 जूल है। तो इसका व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ व्हील, ठीक है ना, हमें बताना है। ये दे रखा है, ये समझ में आई, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हमें। यहाँ पे जो दे रखा है व्हील का, ये 1200 RPM, यानी ये जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ रोटेशन पर मिनट, नंबर ऑफ रोटेशन पर मिनट, ये दे रखा 1200। नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकेंड कितना हो जाएगा इसका, नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकेंड, ये 1200 को 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, तो ये 20 आएगा, तो 20 RPS आ जाएगा। अब ये RPM था, ये RPS हो गया, रोटेशन पर सेकेंड, 20 रोटेशन पर सेकेंड। कितनी बात सुन में। अब इसका जो एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, देखो काइनेटिक एनर्जी का होता है, एक तो ट्रांसलेटरी मोशन में हाफ mv² होता है, लेकिन रोटेटरी मोशन में जो काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ I⍵², हाफ इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस व्हील
अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे व्हील होता है तो सेंटर के एक्सिस होता है, पहिए के बीचों बीच उसके एक्सल होते हैं, तो उसमें घूमता रहता है। तो सेंटर के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है इस व्हील का, और साथ ही इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, तो उसके हिसाब से काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हील इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ऐसे होना है। अब इसका जो वैल्यू दे रखा है यहाँ पे 10⁻⁻⁶ दे रखा, हाफ आई ओमेगा जो है ना एंगुलर वेलोसिटी होता है, और ये जो है फ्रीक्वेंसी के टर्म में लेंगे तो 2 पाई न्यू का होल स्क्वायर, 2 पाई न्यू का होल स्क्वायर। 2 पाई न्यू का मतलब ये कि 2 पाई ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड, ये 2 पाई अपॉन टी होता है, एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई अपॉन टी, ये बेसिकली ऐसे होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी होता है, और इसको टी हटा के 2 पाई इंटू न्यू भी लगा सकते हैं, 1/t फ्रीक्वेंसी होता है। तो इस तरह से हम लोग ये निकालते हैं। कितनी बात सुन में, ये हमें 10⁻⁶ तो दे ही रखा, ये 1/2 ये आई है, और ये 2 पाई, और इसकी जो वैल्यू है 20 है, ये RPS 20 दे रखा है, इसका स्क्वायर कर देंगे, 20 को 2 से मतलब 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 आ जाएगा, 1600 पाई आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 1/2 आई इंटू 1600 पाई स्क्वायर। ठीक है, कितनी बात सुन में, ये 2 से इसको कैंसिल कर लेंगे हम लोग, तो 800 पाई स्क्वायर आ जाएगा। आई का वैल्यू निकालना चाहते हो तो आई कितना हो जाएगा 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 800 पाई स्क्वायर। ठीक है, इसके 2 जीरो से ये इसका कैंसिल होगा, तो 10⁻⁴/8 पाई का जो वैल्यू होता है, पाई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो 9.87 आता है। ठीक है, इसको जब हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1250। ठीक है, 1250। अब इसको जो है ना 9.8 से डिवाइड करेंगे, 9.86 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 126.64 kg मीटर स्क्वायर। तो ये आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ व्हील। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ व्हील जिसका फ्रीक्वेंसी दे रखा 1200 RPM। यहाँ पे क्या समझ में आया कि ये जो है काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। ये आई जो है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। अब किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर व्हील जैसे यहाँ तक व्हील है तो उसके व्हील के सेंटर के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी है वो हमारा ड्राइव करके रखा है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आई जो है ना एंगुलर वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी जो होता है ना 2 पाई अपॉन टी या फिर 2 पाई न्यू फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन रोटेशन पर सेकंड कितना होता है, तो वो हम लोगों ने यहाँ से निकाला था, नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकंड। यहाँ पे डाल के इसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने के बाद सिंप्लीफाई कर दिया। पाई स्क्वायर का वैल्यू याद रख सकते हैं, पाई का वैल्यू 3.14 होता है, मगर उसका जब स्क्वायर कर देते हैं तो वही 9.87 हो जाता है। बहुत ही आसान है, 987, 3 डिजिट है, 987
एक के बाद डेसिमल लग जाता है। तो ये आसानी से आप कर सकते हैं, डिवाइड करके निकाल दिया। तो यहाँ पे आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील विच रिवॉल्विंग 1200 आरपीएम, उसका आ गया ये। कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया, नोट करें इसे। फिर मैं यहाँ पे क्या है कि ये एक रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ, काइनेटिक एनर्जी का ये रिलेशन है। तो ये रिलेशन याद रखिए। कभी हो सकता है किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा, एंगुलर वेलोसिटी दे रखा हो, उसका काइनेटिक एनर्जी निकालना हो, या काइनेटिक एनर्जी दे रखा हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा हो, एंगुलर वेलोसिटी निकालना हो, या फिर एंगुलर वेलोसिटी ना दे के वो फ्रीक्वेंसी पूछे कितनी दफ़ा वो रोटेट करता है, कितनी दफ़ा वो रोटेट करता है। 1 सेकंड में तो न्यू पूछ सकता है, जिस तरह से हम लोग न्यू का यहाँ वैल्यू यूज़ किया है, इस तरह से ये न्यू भी पूछ सकता है। या फिर टाइम पीरियड भी पूछ सकता है, एक बार व्हील को पूरा एक बार रिवॉल्व करने के लिए कितना टाइम पीरियड लगता है। तो ओमेगा की जगह पे हम लोग 2π/T भी यूज़ कर सकते हैं, और फिर टी का वैल्यू निकालेंगे। तो ये कई सारी चीज़ों को निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये तो हम लोगों ने खाली एक सिंपल प्रॉब्लम किया है डायरेक्ट, इसमें मोमेंट ऑफ, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालने के लिए हो सकता है कि किस एक्सिस के अलॉन्ग घूम रहा है, तो उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया है। जैसे ये तो वैल्यू आया है, दूसरा भी आ सकता है रिलेशन, अगर एक्सिस बदल दिया तो। जैसे ये तो हमारा व्हील जो है, यहाँ पे जो व्हील है इस तरह से है, ये हमारा एक तरह का डिस्क होगा ये, ठीक है, और इसके बिल्कुल बीचों बीच ही हमारा इस तरह से रोटेट करेगा ये पहिया, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से रोटेट करेगा। अगर हम लोग दूसरे एक्सिस के अलॉन्ग पूछना चाहें तो दूसरे एक्सिस के अलॉन्ग भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते हैं। तो कई सारे सवाल इससे बन सकते हैं। ये आपको रिलेशन समझना है, और बहुत सारे सवालों में इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमने पहले ही बताया कि हम लोग एक एक दो दो क्वेश्चन करके एक आइडिया को डेवलप कर रहे हैं कि कोई क्वेश्चन आता है तो कैसे करना है। उनके जितने भी रिलेशंस हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो सब हम इसमें डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, तो समझ में बात आ रही है। हम लोग कंटिन्यू रखेंगे इसके आगे, अभी बहुत प्रॉब्लम है तो ये कंटिन्यू रखेंगे, आज यहीं पे रहने देते हैं।